हाँ जी। अरे गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बोलो। सर let R be a rational relation on n defined by x plus 2y equals to 8. The domain of R is अरे तुम्हारा वॉइस पूरा कट गया, केवल डोमेन ऑफ आर सुनाई दिया मेरे को। Sir, let R be a relation on n defined by x plus 2y equals to 8. फिर उसकी रेंज क्या होगी? उसकी रेंज 2 4 6 8 आएंगी ना? x plus 2y equals to 8. 8। तो उसका क्या चाहिए आपको? डोमेन। डोमेन के लिए आप देखो कौन कौन से नेचुरल नंबर के लिए 8 फॉर्म करेगा। जैसे सर x मेरा बाकी सब आ गया था, पर आंसर में 8 इंक्लूडेड नहीं है, पर 8 तो आना चाहिए ना? नहीं, 8 इंक्लूड करोगे तो फिर x का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा ना। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सर वहाँ पे n नंबर के लिए डिफाइन नहीं हो रहा, कैसे n नेचुरल के लिए है क्या? नेचुरल के लिए है। ओके सर, मुझे लगा कि वो नंबर है वहाँ पे। नहीं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल। n कैपिटल कभी भी आएगा तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके सर। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और फंक्शन के चैप्टर में कल आपने फंक्शन का डेफिनेशन समझा था, और फंक्शन की टेस्टिंग के लिए 3 मेथड हमने डिस्कस करे थे। एक तो डायग्राम की अप्रोच से अपन फंक्शन पहचानते हैं, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दूसरा ऑर्डर पेयर का मेथड था, और ऑर्डर पेयर में हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का मतलब है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही हैं आपको। तीसरा था आपका टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इफ लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट देन इट इज अ फंक्शन, और मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो 3 मेथड हमने डिस्कस करे फंक्शन पहचानने के। डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में डेटा ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में दे रखा है, या डायग्राम दे रखा है, या ग्राफ दे रखा है। ग्राफ को पहचानना है कि वो फंक्शन का ग्राफ है या फिर नहीं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा अपन क्वेश्चन में अप्लाई करके फंक्शन को पहचानेंगे। नाउ फंक्शन में अपन ने और एक लास्ट बात देखी थी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ सेट बी रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ सेट ए। सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पावर लगा देंगे, then we get the total number of functions defined from set A to set B. And now अपना जो अब डिस्कशन है फंक्शन के चैप्टर में, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया जाता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की आपको वैल्यू पूछी जाती है। कई जगहों पर कई बार आपने वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली आपने उसको पढ़ा नहीं। अनऑफिशियली तो बहुत बार ये आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जैसे इसमें हमने कोई फंक्शन, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन करके दिया जाता है, लेट
f is a function defined from set of real number to set of real number such that f of x equals to x square plus या x cube plus 2 कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है और x क्यूब प्लस 2 फंक्शन है। तो वो देन अब आपको क्वेश्चन में इस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू पूछना है। जैसे f ऑफ 1 आपको कैलकुलेट करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह पर 1 लिखेंगे। सो दिस गिव्स यू 1 का क्यूब प्लस 2 एंड विच इज 3। Similarly, when you calculate the value of f of 2, it is 2 cube plus 2, which is 10. If you calculate the value of this function at minus 1, this is minus 1 ka cube plus 2, which gives you plus 1. If you calculate the value at 0, so this gives you 0 ka cube plus 2, which is 2. Or if you calculate the value of this function at 1 by 2, so this gives you 1 by 2 का cube plus 2, which is 1 by 8 plus 2, it is 17 by 2, etc. इसको अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सारी हमने एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा वैल्यूज निकाल के दिया है। सो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। और इसी वैल्यू ऑफ फंक्शन पर अपन पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में मॉड्यूलस फंक्शन आएगा। तो थोड़ा सा आप मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कहीं मॉड आता है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे पहले तो जो नोटेशन है वो f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x होता है। सिर्फ दी नोटेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो मॉड एफ एक्स इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, तो इट इज इट्स डेफिनेशन है इसका वैल्यू ऑफ x लोगे यदि x 0 0 से बड़ा है और माइनस x लोगे यदि x नहीं। एंड ड्यू टू दिस डेफिनेशन मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मॉड x हमेशा आउटपुट जो है मॉड्यूलस फंक्शन या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। लेकिन जब कोई नेगेटिव नंबर लोगे तो नेगेटिव नंबर पे भी नेगेटिव लग जाता है, और इसकी इस डेफिनेशन के कारण मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है। या फिर इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, इट इज मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स और माइनस एक्स में जो भी बड़ा होगा वो मॉड एक्स के बराबर होता है। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन अपन मॉड एक्स का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड 2, इसका वैल्यू 2 लिखेंगे और रीजन क्या देंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर। तो जो नंबर आपने यहाँ लिखा है मॉड के अंदर वो यदि पॉजिटिव है तो आउटपुट वही का वही नंबर आता है। बट जब आप मॉड ऑफ -2 कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर आपने अंदर लिखा है -2 वो तो आएगा ही, उस पर भी एक माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि -2 नेगेटिव, और इसलिए माइनस ऑफ -2 का वैल्यू अगेन +2। तो मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप इसको हमेशा याद रखें कि मॉड्यूलस फंक्शन यदि किसी नंबर पर आपने किसी बात पर यदि मॉड लगा दिया है तो मॉड एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अगले कुछ क्वेश्चन में यदि एक आधी जगह पर मॉड्यूलस फंक्शन आएगा तो बताइएगा मत। ठीक है, मॉड की वैल्यू अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मॉड के अंदर से यदि आउटपुट बाहर निकलेगा, आप मॉड के अंदर इनपुट आप कोई भी डालो, नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। ठीक है, तो इतना बात नोट कर लें। इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ क्वेश्चन अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन पर करते हैं, आप उसके आंसर करिए। हाँ बोलो सर, ये आपने मैक्सिमम x माइनस आवाज कम आ रहा है बेटा, थोड़ा तेज बोलो। सर, ये आपने मैक्सिमम x माइनस एक्स क्या लिखा है?
ये दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड एक्स को ऐसे भी समझा जाता है, मॉड एक्स को ऐसा भी समझा जाता है। यदि आप इस डेफिनेशन से इसका आउटपुट निकालते हो, जैसे यही क्वेश्चन है और मैं इस डेफिनेशन से निकालूं, तो मॉड ऑफ 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो बाय दिस डेफिनेशन इट इज मैक्सिमम ऑफ 2 एंड -2, और 2 और -2 में बड़ा कौन होता है? +2 होता है। इसलिए मॉड ऑफ x2 की वैल्यू +2 आई। और यदि मैं मॉड ऑफ -2 कैलकुलेट करूं तो बाय दिस डेफिनेशन x की जगह पर आप -2 लिखेंगे, तो ये -2 बनेगा। यहाँ x को -2 लिखोगे तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, और इन दोनों में बड़ा फिर से +2 है। ठीक है, सो डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। 2 तरीके से मॉड एक्स को डिफाइन किया गया है, चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, किसी भी एक से करें तभी गलती नहीं होगा। बस ये आप याद रखें कि मॉड का जब भी आउटपुट आएगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट and now here we discuss some question based upon value of function. Moving on to page number 2, और कोई आपकी सवाल, क्वेरी, प्रश्न आ रहा है अभी आपके जहन में तो आप उसको पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if f of x equals to x minus mod x upon mod x, then you have to find the value of f of -1. f of -1 का वैल्यू कितना? ओके, तो कुणाल करेक्ट है, मृदुल मेश्राम करेक्ट है, नमन चेक करें, मानसी पहले ही आंसर करेक्ट था, दूसरा रॉन्ग हो गया। आर्यन गणवीर चेक करें, आर्यन गणवीर अभी करेक्ट है। हर्ष मेश्राम चेक करें, अक्षत रामटेके चेक करिए, साहिल करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करिए, पूर्वा करेक्ट है। नमन करेक्ट है, आयुष चेक करें, फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। सर जी सर बताइए। सर वो सेकंड वाले क्वेश्चन में f(1) 7 दिया है। f(1) 7, हाँ, सातवें ओके सर। गंबाड़े करेक्ट है। ओके, भुवन पाटिल करेक्ट है,
प्रतीक चेक करो, गलत हो गया ये। तो सब करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड भी करेक्ट है। तन्मय रंगारी फर्स्ट करेक्ट है। अरमान फर्स्ट चेक करें। प्रतीक फर्स्ट चेक करें। अभिषेक बहत्तर फर्स्ट करेक्ट है। कुणाल सेकंड का चेक करें। हर्ष मेश्राम फर्स्ट चेक करें। करेक्ट है अभी हर्ष मेश्राम। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड का आंसर आप करें। अरमान करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश फर्स्ट करेक्ट है। साहिल चेक करें सेकंड का आंसर। प्रतीक फर्स्ट करेक्ट है। ओके, सो अभिषेक फर्स्ट करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिएगा। फर्स्ट का अपन डिस्कस करें। द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज -2। f ऑफ -1 का वैल्यू -2 आता है, और सोल्यूशन में जब आप x की जगह पर -1 डाल के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हर जगह x की जगह पर आपको -1 डालना है। और आप ये जानते हैं -1 का जो मॉड है वो +1 होता है, इसलिए इट गिव्स यू -2 by 1, which is -2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर -2 होगा। -1 के मॉड की वैल्यू +1 लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। सामने वाला माइनस तो ऐसा बना रहेगा, इसको +1 और इसको +1 लेना है, तो आंसर जो है वो +2 आएगा, सॉरी -2 आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, तो अर्णव यादव सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नमन चेक करें सेकंड क्वेश्चन का आंसर। वैष्णवी सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड वैष्णवी। केवल 3 बच्चों का आंसर अभी तक आया है सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद वैल्यू पे अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फिर वी विल डिस्कस डोमेन का कांसेप्ट, व्हाट इज डोमेन। चलिए, तो सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मृदुल मेश्राम चेक करें, रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 टाइम्स ऑफ n into n plus 1/2 आता है। जब मेरे को सिग्मा का वैल्यू पूछा है और अननोन दिया है n, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ n ही आएगा। याद रखें, आंसर कभी डिजिट नहीं बनते इनके। यदि r फ्रॉम 1 to कोई पर्टिकुलर नंबर होता तो फिर नंबर आता, लेकिन r फ्रॉम 1 to n दिया है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ n आएगा। हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप, आपको जो फंक्शन दिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और मेरे को f1 का वैल्यू दे रखा है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप,
क्योंकि मेरे को ये सिग्मा का वैल्यू निकालना है, और ये सिग्मा जब आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे को F1, F2, F3, F4, Fn का वैल्यू रिक्वायर्ड। तो ये रिलेशन और इस वैल्यू से मैं F1, F2, F3, F4 इन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मेरे को F1 तो 7 दिया है, पहली बात तो मेरे को दे रखी है। अब मेरे को F2 रिक्वायर्ड है। F2 निकालने के लिए इस रिलेशन में मैं X को और Y को दोनों को 1 1 डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप X और Y की जगह 1 1 डालेंगे तो दिस बिकम्स F2 and this is F1 plus F1 मतलब 7 plus 7 which is 2 times of 7। फिर ऐसे ही जब आप F3 कैलकुलेट करेंगे तो X को 1, Y को 2 डाल दीजिए, तो ये F1 plus F7 बनेगा, मतलब 7 और ट्वाइस ऑफ 7 तो 3 टाइम्स ऑफ 7। तो अब आप देख रहे हैं कि F1 का वैल्यू 7, F2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ 7, F3 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 7। तो सिमिलरली जब आप Fn का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये n टाइम्स ऑफ 7 बनेगा, मतलब 7n बनेगा। और अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, therefore सिग्मा r from 1 to 7 सॉरी 1 to टेंशन मैं भी झेली f of r। तो f1 का वैल्यू 7 है, फिर ट्वाइस ऑफ 7, 3 टाइम्स ऑफ 7 और लास्ट में n टाइम्स ऑफ 7। इसमें 7 कॉमन आ जाता है, अंदर बनता है 1 plus 2 plus sum of first and natural number, and the sum of first and natural number is n into n plus 1 by 2। So final answer of this question is 7 तो है ही, और इसका सम जो बनता है वो n into n plus 1 by 2। This is the answer of second question। अभी आपको इसमें डाउट है, नहीं समझा कुछ तो पूछ लीजिए। बेसिकली आपको ये दो रिलेशन की हेल्प से F1, F2, F3, Fn के वैल्यूज निकालने थे। F1 तो डायरेक्टली दे रखा था 7, अब यहाँ पर x और y को 1 1 डालोगे तो F2 मिल जाएगा which is 7 plus 7 मतलब twice of 7। F3 निकालोगे तो 7 plus 7 plus 7 3 times of 7 आएगा, ठीक है। Therefore में केवल वैल्यू डाला है। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, r का वैल्यू 1 से लेके n तक डालोगे तो इसको जब समेशन ओपन करोगे तो ये बनेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। F1 का वैल्यू 7 निकाला, F2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 7 निकाला, F3 3 टाइम्स ऑफ 7 निकाला, Fn n टाइम्स ऑफ 7 निकाला। सभी में 7 कॉमन आ गया। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो कि n into n 1/2 होता है। समझ गया नमन? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वैल्यू ऑफ, हाँ बोलो कुणाल। सर F3 में अपन ने x इक्वल्स टू 2 ले लिए क्या? कुछ भी ले लो, इसको 2 इसको 1 ले लो, या इसको 1 इसको 2 ले लो, किसी को एक को 1 किसी को एक को 2 ले लो, ठीक है। ओके सर। ओके, जब F4 निकालेंगे तो 2 2 डाल देना, F5 निकालेंगे तो 3 और 2 डाल देना। चलिए, सो मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन ऑन वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड फिर अपन इसमें एक नया टॉपिक डालेंगे। तो पेज नंबर 3। बात ध्यान से करिएगा आपका है। क्वेश्चन दिया, इफ f of x equals to one upon square root over x plus twice of square root over 2x minus 4
plus 1 upon square root over x minus twice of 2x minus 4 for x greater than 2, then f of 11 का वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शन है 6, 7, 6/7 और 7/6. Which one is correct? क्वेश्चन कहीं नहीं समझे तो पूछ लीजिए. ये f of 11 और ये क्वेश्चन मार्क. f of 11 का वैल्यू आपको निकालना. सातवें कंबाडे चेक करें अपना आंसर गलत हो गया. अमन चेक करें रॉन्ग है ये. सर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रहा तो कैंसिल नहीं, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रहा तो नहीं कैंसिल होता. अक्षत राम टेके करेक्ट है. वेरी गुड अक्षत. प्रतीक चेक करें. प्रतीक मालवीय. तनिक्षा समर्थ करेक्ट है. वेरी गुड तनिक्षा. आयुष करेक्ट है. वेरी गुड. अनुराग खरे करेक्ट है. वेरी गुड. आर्यन गणवीर करेक्ट है. नमन करेक्ट है. वैष्णवी थेरे करेक्ट है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. तेज प्रताप करेक्ट है. हर्ष मेश्राम करेक्ट है. वेरी गुड.
ओके, सो स्टॉप आंसरिंग। बहुत बच्चों का नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिया है। और अब आप देख लें, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6/7। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 6/7 इज द वैल्यू। और आपको यहाँ पर सीधा उठा के f ऑफ 11 पर वैल्यू निकालनी थी, मतलब डायरेक्टली वी पुट x की जगह पर 11। जब आप x को 11 डालेंगे तो दिस गिव्स यू 1/√11 प्लस ट्वाइस ऑफ √22 minus 4, and this is the same quantity, but in the denominator is 11 or minus twice of √22 minus 4. So this is 1/√11 plus twice of √18, or it is 1/√11 minus twice of √18. √18 को आप 3√2 लिख सकते हैं, तो 3 2 या 6√2 लिख देता हूँ उसको, 6√2 लिख। अब आपके लिए बात बड़ी इजी हो गई, क्योंकि ये जो बनते हैं दोनों, ये कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं। तो इन दी नेक्स्ट स्टेप दिस इज 3 + √2 का होल स्क्वायर, और दिस इज 3 - √2 का होल। व्हेन यू कैलकुलेट दिस, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स यू 6/7। तो डायरेक्टली आता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली x की जगह पर 11 डालिए एंड यू गेट योर आंसर। अब नाउ यू फेस एनी डिफिकल्टी, आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 3 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन था ये। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है आपको? सर वो लास्ट स्टेप में 3 + √2 वो कैसा है समझा? ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका स्क्वायरिंग करोगे, तो ये 11 + 6√2 आता है। मतलब इस क्वांटिटी को 11 + 6√2 को हमने 3 + √2 का होल स्क्वायर लिखना है। जब 3 + √2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, केवल 3 + √2 बचेगा। समझ गए साहिल? यस सर। चलिए, तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। जिन बच्चों को ये नहीं समझा उसको याद रखें, केवल मैंने यहाँ जो 11 + 6√2 था, इसको 3 + √2 का होल स्क्वायर लिखा है, और यदि माइनस था तो यहाँ माइनस, तो जितना सा लिखा है इसकी जगह पर वो लिखोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देगा। फिर ये दो चीज बचेंगी, इनको सॉल्व करोगे तो 6/7 देगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन थे ये अपने वैल्यू ऑफ फंक्शन पर क्वेश्चन थे। अपने अभी टॉपिक कवर किया वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जब भी आपको फंक्शन दे दें और किसी पॉइंट पर वैल्यू दें, तो वो पॉइंट डाल के फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो फाइनल आउटपुट आप निकाल के लिख दीजिए, उसको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। थोड़ा सा, जब तक पूरा चैप्टर चलेगा तब तक ये पूरा टॉपिक भी चलता रहेगा आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक हम सारे फंक्शंस की नॉलेज नहीं ले लेते तब तक आप ये टॉपिक में परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते हो। एंड द टॉपिक नेम इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज।
अभी अपन बहुत बेसिक डेफिनेशन डोमेन, कोडोमेन और रेंज का सीख रहे हैं, और जितनी बातें अपन ने अभी तक पढ़ ली हैं उनकी बेसिस पर मैं आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डेफिनेशन में आगे चलते चलते अपन समय के साथ इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जैसे जैसे आप फंक्शन के चक्कर में आगे बढ़ोगे ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके बहुत ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। सो व्हाट इज डोमेन, किसको डोमेन बोलेंगे, किसको कोडोमेन बोलेंगे और किसको रेंज बोलेंगे। जनरली क्वेश्चन डोमेन और रेंज से आता है, कोडोमेन से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कोडोमेन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ कोडोमेन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए कोडोमेन भी हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हियर वी टेक अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमने मान लिया लेट f is a function defined from set A to set B. Then और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन को हमने ए से बी पर डिफाइन किया है तो जनरली जो डोमेन होता है, ये जो फर्स्ट सेट लिखा है इसके एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है, तो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज कनेक्टेड विथ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब जो मैंने बोल दिया उसको मैं लिख के बता रहा हूँ कि क्या मैंने बोला। तो सबसे पहली बात तो मैं f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, ये लाइन का मतलब क्या है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट y बराबर fx for all x belongs to A and y belongs to B। ये फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पर जो इनपुट डालेंगे, इनपुट हमेशा सेट ए से आएगा, और जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो y की वैल्यू मिलेगी, वो सेट B में मिलेगी। तो f इज अ फंक्शन क्योंकि हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, y बराबर fx, इस तरीके से। तो अब जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ f को हम इस तरीके से नोटेशन देंगे, सफिक्स में m लिखा जाता है, सॉरी सफिक्स में f लिखा जाता है। डोमेन ऑफ f पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f, it is the collection of all those elements of set A for which function f is defined. So domain is the collection of all those elements of set A for which function defined. जिन जिन पॉइंटों पर सेट ए के जिन जिन पॉइंट्सों पर फंक्शन डिफाइंड होगा, उन पॉइंट्सों का जो कलेक्शन है, जो सेट है, वो डोमेन बनाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। मैं डोमेन पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करता चला जाऊंगा। अब लगभग हर टॉपिक में मैं डोमेन आपके सामने रखूंगा, और धीरे धीरे डोमेन में अपन को परफेक्शन मिलती चली जाएगी। सो डोमेन, बस ये मान के चलिए, domain is the collection of all those elements of set A for which function is defined. जहां जहां जिन जिन पॉइंटों पर फंक्शन डिफाइंड होगा, उन पॉइंट्सों का कलेक्शन डोमेन बनाता है। सेकंड थिंग, व्हाट इज द कोडोमेन? सो कोडोमेन इज द कलेक्शन ऑफ y belongs to B। खत्म हो गया, ये कोडोमेन का डेफिनेशन है। मतलब होल सेट B is called the कोडोमेन। जो बाद वाला सेट है ये पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल y which are belonging to set B। बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्सों का कलेक्शन कोडोमेन कहलाता है। व्हाट इज द रेंज? सो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल y such that y is equals to fx for all x belongs to domain of the function f। This is the definition of range. What is range? Range भी set B के उन एलिमेंट्स y का कलेक्शन है जो कि सेट A के
किन्हीं ना किन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड हैं। इन तीनों में जो फर्क है ये आपको इस एक डायग्राम से मैं बड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा डेफिनेशन आपको क्लियर, एक डायग्राम भी बना रहा हूँ, एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, तो आपको उसके बाद तक बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपके ऊपर से चला जाए तो आप पूछिएगा। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने इनको डिफाइन करने के लिए एक साइड मैंने ये लिया, तो ये बेसिकली डोमेन आपको यहाँ मिलेगा, ये रेंज है, और ये जो बाहर वाला सेट है ये है कोडोमेन। इतनी बात है बात। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए में 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट लिए पी क्यू आर, और मैंने किसी फंक्शन एफ को सेट ए से सेट बी पर इस तरीके से डिफाइन किया। मतलब हमारा जो फंक्शन एफ है ये क्या है, 1 पी से रिलेटेड है, 2 क्यू से रिलेटेड है, और 3 भी क्यू से रिलेटेड है। दिस इज आवर फंक्शन। तो मैंने सेट ए लिया, सेट बी लिया, और ए से बी पर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया। अब इस फंक्शन का मेरे को डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखना है। तो अब आप देखेंगे इस फंक्शन के लिए जो डोमेन आपको मिल रहा है, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। और यहाँ पर हमारा फंक्शन 1 2 3 तीनों के लिए डिफाइंड है, क्योंकि तीनों की इमेज हमको मिल रही है। इसलिए यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगा, इट इज 1 2 3 विच इज होल सेट ए। यदि मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो कोडोमेन बाद वाला जो पूरा सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है, मतलब पी क्यू आर, ये कोडोमेन बनेगा। अब रेंज क्या होती है, तो रेंज कोडोमेन के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से प्री कनेक्टेड है, मतलब जिनकी प्री इमेज। सर वहाँ पे आर कैसे आएगा? आर कैसे आएगा मतलब सर पर पी क्यू क्यू है ना, सो अरे पी क्यू कोडोमेन होगा। लिखा है जी, कोडोमेन है ये। और रेंज क्या होता है, तो रेंज वो एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, जिसकी प्री इमेज हमको सेट ए में मिल रही है। इसलिए रेंज में क्या बनेगा, रेंज में केवल 2 एलिमेंट आएंगे, पी और, ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है। सो डोमेन मतलब बेसिकली आप जो समझेंगे, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट, ये बनाया था। कोडोमेन क्या होता है, जो पूरा सेट बाहर वाला होता है, ये कोडोमेन होता है। यहाँ कोडोमेन क्या होगा, पी क्यू आर। और रेंज जो होती है, रेंज कोडोमेन के ही वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंटों से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर पी कनेक्टेड था सेट ए के एलिमेंट से, क्यू भी कनेक्ट, बट आर किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आर रेंज में नहीं आएगा। इनडायरेक्टली जब हम आउटपुट निकालते हैं, ये इनपुट है, ये डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट का कलेक्शन। तो जब आप 1 डाल रहे हो तो आउटपुट P मिल रहा है, जब आप 2 डाल रहे हो तो आउटपुट Q मिल रहा है, जब आप 3 डाल रहे हो तो आउटपुट Q मिल रहा है। मतलब आउटपुट हमको P और Q मिल रहा है। तो जो आउटपुट का कलेक्शन होगा वो कहलाएगा रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, बाद वाला पूरा सेट। डोमेन क्या होता है, पहले वाला सेट। तो ये है तीनों में बाइफर्केशन कि व्हाट इज डोमेन। मतलब इनडायरेक्टली आप हमेशा ये बात नोटेबल याद रख सकते हो कि जो आपका रेंज है, तो ओवरऑल जो नोटेबल थिंग होगी वो ये होगी, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट। तो ये जरूरी नहीं है कि आर कभी कनेक्ट, ऐसा कोई फंक्शन बना लूं जिसमें आर भी इससे प्री कनेक्टेड हो जाए। जैसे मैं 3 की इमेज आर बना देता, अब इस केस में फंक्शन का रेंज भी पी क्यू आर हो जाता और फंक्शन का कोडोमेन भी पी क्यू आर हो जाता। तो ये जरूरी नहीं है कि कोडोमेन, सॉरी, रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन से छोटी रहे, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन कि फंक्शन आपको कैसा डिफाइन करके दे रखा है।
लेकिन इन जनरल हम बात करें तो सारे केसेस के लिए, सारे टाइप से फंक्शन के लिए रेंज इज ऑलवेज कंटेन्ड इन कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर मिलेगा या कोडोमेन के बराबर हो सकता है। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट तो आप उसको पूछ सकते हैं। सर जी सर कहाँ गया? हाँ हाँ सर, जो सेट बी जो है, अपन ने बोला कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन में जब अपन x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेट बी में रहेंगी। वो ठीक है, रेंज बनाएंगे। मतलब जो y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेट बी में रहेंगी ना। हाँ हाँ, तो सेट अगर x की वैल्यू कोई पुट करके y मिल रहा है और वही y अगर सेट बी में है तो फिर तो सभी वैल्यूज रेंज आ रही है ना अपनी, क्योंकि सेट बी में वही आएंगी ना जो x की वैल्यू पुट करके y मिलेगा। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना। ये देखो, जैसे मैंने सेट ए का एलिमेंट 1 डाला तो मेरे को P मिला, 2 डाला तो मेरे को Q मिला, और 3 डाला तो भी मेरे को Q मिला। R मेरे को मिला ही नहीं, तो रेंज में R नहीं आया। तो R आया कैसे? अगर 1 2 3 डाल के R मिला ही नहीं है तो R B में आया कैसे? वो तो कोडोमेन में है। कोडोमेन में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला मैंने। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो कल का आपको एक डायग्राम याद होगा, जब मैंने 1 2 3 को सबको 1 से कनेक्ट कर दिया था, तो उसमें सेट बी में 2 एलिमेंट छूट गए थे, तो भी फंक्शन तो हमारा डिफाइन हो गया था। कल आपने जो डायग्राम बनाया था, कल एक डायग्राम ये भी तो बनाया था, ये भी फंक्शन बनता है कि नहीं बनता? जब ये सारे मैंने 1 से कनेक्ट कर दिए थे और यहाँ पर 2 3 को छोड़ दिया था, तो ये फंक्शन था कि नहीं था? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विद एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन 2 3 छूट गया। तो कोडोमेन पूरा सेट 1 2 3 होगा, जबकि रेंज सिंगलटन सेट 1 बनाएगी। समझा? हाँ सर, वो तो सही है। जैसे अपन ने 1 2 3 डाले, अपन को R मिला ही नहीं, P और Q मिला, इसलिए P और Q अपने रेंज हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में अपन ने बोला y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो B में वही एलिमेंट आएंगे जो फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने पे आएंगे। नहीं, यहाँ पर ये लिखा है, ये देखो ध्यान से पढ़ो। डोमेन के एलिमेंट फंक्शन में डालने के बाद जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट का कलेक्शन रेंज बनाएगा। यहाँ पर कहीं ये नहीं बोला कि डोमेन के सारे एलिमेंट आप ये डाल दो तो आपको हमेशा सेट बी ही मिलेगा। सेट बी जो है, जैसे मैं आपको कोई फंक्शन लिया जिस सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और फंक्शन मैंने ले लिया स्क्वायर फंक्शन, तो अब आप जानते हो कि जब आप आर रियल नंबर सारे डालोगे तो रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या फिर 0 आएगा। नेगेटिव रियल नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। तो कोडोमेन तो हमारा आर था, जबकि रेंज जो बनेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 बनेगा। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर, और सर वो जो स्टार्टिंग में अपन ने कोडोमेन के लिए लिखा है कि y बिलोंग्स टू B, तो मतलब B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? y वाले, जिनकी वैल्यूज y की वैल्यूज लेंगे। कंप्लीट सेट, इसका मतलब ये हुआ दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ बी, कंप्लीट वैल्यूज व्हिच आर इन बी, वो y वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट आएगा उन सब का कलेक्शन कोडोमेन कहलाएगा। और सर सेट B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो ऊपर डिफाइन किया ए से बी, कोई भी फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो ए और बी मेंशन किया जाता है। तो ये वाला जो बी कहलाता है ये कोडोमेन कहलाता है, और इसके वो एलिमेंट जो सेट ए से प्री कनेक्टेड है वो रेंज बनाते हैं। ओके सर। ऐसा नहीं, 4 चम्मच डाली थी ना उसमें भी। बोलो, प्रतीक कुछ बोल रहे हैं? सर तो हाँ फिर सर, डोमेन मतलब डोमेन इक्वल्स टू पूरा ए रहेगा क्या? मतलब बिल्कुल सेम टू सेम सेट ए जैसा रहेगा क्या? Domain is always not equal to A. Domain is the collection of all those elements of set A for which function is defined. कभी कभी फंक्शन आपको ऐसा देते हैं कि वो फंक्शन डोमेन के हर पॉइंटों पर सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे मैं कोई फंक्शन f लूं और वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे लूं, और मैं फंक्शन को नाम दे दूं रूट एक्स, तो रूट एक्स आप ये जानते हो रूट केवल पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकल सकता है या फिर 0 का निकल सकता है। नेगेटिव रियल नंबर्स का रूट नहीं निकल सकता है। तो भले ही मैंने फंक्शन को r से r पर डिफाइन किया, लेकिन जो डोमेन बन रहा है उस फंक्शन के लिए वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बन रहा है इंक्लूडिंग 0।
और इसलिए डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। उन पॉइंट ऑफ, ये लाइन अपने आप में बहुत छोटी है, लेकिन ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी भी। इस एक लाइन से पूरा डोमेन की जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाती है यदि आप ये लाइन को अच्छे से नहीं समझेंगे। और हर फंक्शन के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, और इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। आप जब तक फंक्शन को समझोगे नहीं तब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाओगे, और कोई फंक्शन जब तक डिफाइंड आप ये नहीं पहचानोगे कहाँ कहाँ है, तो आप उसका डोमेन नहीं लिख सकते। तो ये बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए, कहीं पर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल भी गलत है कि डोमेन मतलब होल फर्स्ट सेट ए नहीं होता। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। उन वैल्यूज को ही लेना है जिन पर फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है प्रतीक? सर हाँ सर, मतलब ऐसा ना, अगर अपन ने सेट ऑफ रियल नंबर को ए लिया और उसका फंक्शन अपन ने लिए रूट, तो क्या बोलते उसका डोमेन मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा ना मतलब? हाँ, होल आर नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और सर कोडोमेन का, लेकिन कोडोमेन बिल्कुल सेट बी जैसा रहेगा। कोडोमेन पूरा कंप्लीट आता है। ओके सर। और भी आपके कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, और बिल्कुल भी घबराइए। ये मैं आपको बोला, जब तक अब ये चैप्टर चलेगा ना तब तक डोमेन कोडोमेन रेंज चलेगा। डोमेन आपको धीरे धीरे हर स्टेज पे बहुत ज्यादा अंदर जब आप जाते जाओगे फंक्शन के, तो डोमेन आपको धीरे धीरे समझते चला जाएगा। ठीक है, सो बहुत सारे अपन क्वेश्चंस करेंगे डोमेन पर, तो बिल्कुल भी मत जाइए। डोमेन में बहुत अच्छा परफेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन पे बहुत क्वेश्चन पूछते भी हैं। डोमेन अपने आप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेजर रूल क्रिएट करता है किसी फंक्शन को समझने के लिए। चलिए, सो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, और जैसा मैंने आपको बोला तो, हाँ बोलो कुणाल। सर एग्जांपल देना ना, अगर अपन सेट का एक मतलब एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे डोमेन में वाला। क्या बोले? एक एग्जांपल देना बोला, वो सेट में अपन एक एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे डोमेन के लिए। अभी तो दिया मैंने, आर से आर लिखा फंक्शन, और फंक्शन ले लिया रूट एक्स। तो एक, तुम तो एक की बात करो, मैंने तो सारे नेगेटिव रियल नंबर ही हटा दिए। तो आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी होता है। लेकिन मैं फंक्शन ले लूंगा रूट एक्स, तो आप जानते हो रूट एक्स केवल डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर के, नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है। इसलिए इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर का। चलो, हाँ so moving on to page number 5, which is so here we discuss the methods for finding domain of function. किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, देखिए जितने टाइप के फंक्शन हैं सबके लिए डेफिनेशन आपकी सबको समझना जरूरी है, तब आप डोमेन को समझ सकते हैं। क्योंकि डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन का नॉलेज, फंक्शन की जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे यदि कभी किसी स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन आपको निकालने आए, तो सबसे पहला डोमेन में जो पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन
अंडर इवन रूट, इवन रूट का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, तो एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आपने अभी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट जो है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकल सकता है या फिर 0 का निकल सकता है। सिमिलरली फोर्थ रूट भी पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकलेगा या फिर 0 का निकलेगा। सिक्स्थ रूट भी पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकलेगा या फिर 0 का। मतलब एक्सप्रेशन अंडर रूट जो है it should be greater than or equal to 0. This is the definition for defining a root function. कभी भी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट आते हैं तो उनका डोमेन निकालने के लिए आपको ये बात याद रखनी। मतलब कोई, मैं आपको क्वेश्चंस की कैटेगरी बता रहा हूँ। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि यदि आपको स्क्वायर रूट फंक्शन आता है, उसका डोमेन निकालना है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। हाउ वी यूटिलाइज दिस कंडीशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा और आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो एक मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको आया, फाइंड domain of function f of x equals to square root over x square minus 5x plus 6 मान लो यह है। इसका हमको डोमेन निकालना। अच्छा, एक चीज अब आप ये समझें कि जब मेरे को क्वेश्चन का डायरेक्शन नहीं दिया होता है कि ये कहां से कहां पर डिफाइंड है, तो चूंकि पूरा जो आपको कैलकुलस पढ़ना है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए पढ़ना है, और जब ये मेंशन नहीं हो कि हमारा फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड है, तो हम उस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, मतलब पहला सेट और बाद वाला सेट, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं। कभी आगे से ये तो कभी होगा नहीं कि डिफाइंड नहीं हो, लेकिन हाँ, जब आप जनरली प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर यदि क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी होती कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आप ये लिखते थे ना, तो यहाँ पर ये कहीं नहीं दिया कि एफ कहां से कहां पर डिफाइंड है। यदि ये मेंशन नहीं किया है तो आप ये मान के चलेंगे कि f is defined from R to R. f is a function defined from set of real number to set of real number. तो यहाँ पर इस फंक्शन का कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और डोमेन हम पूरा होल सेट रियल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये बताया कि डोमेन सेट ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जहां पर फंक्शन डिफाइंड होगा। सो वी हैव टू फाइंड, मतलब इनडायरेक्टली जो कंप्लीट क्वेश्चन लिखना चाहिए था वो ये था कि f इज अ फंक्शन वेयर f जो है वो r से r पर, ये नहीं दिया हो तो हम मान के चलेंगे कि भाई r से r पे डिफाइन। अब आपको कहीं ये नहीं लिखना कि इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे, क्योंकि सारे रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड ही नहीं होता। हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हो इफ यू पुट एनी नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर डाल दो तो ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव निकल के आ जाएगी। जैसे इफ यू पुट 2.5, यदि मैं x की जगह पर 2.5 डाल देता हूं तो अब आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, और जब ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नंबर का रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर डोमेन निकालने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि आगे कभी भी इफ यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो फॉर फाइंडिंग द डोमेन जो सॉल्यूशन हमारा शुरू होगा वो यहां से होगा। आप सीधा लिखोगे f is defined only when x square minus 5x plus 6 should be greater than or equal to 0। इसको आप फैक्टराइज करके ऐसा लिखो, और इसको आप बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करना जानते हो। यहाँ ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज जहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है,
और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से infinity। ये x की वो वैल्यूज है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है, और जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है यही x की वैल्यू क्या बना देगी फंक्शन का डोमेन। अगले स्टेप में ये x बिलोंग्स टू ये था, आप चाहो तो आंसर ऐसा क्या लिखोगे, सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज ये माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से लेके। आप इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ डाल के देख लो, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा और इसलिए उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा रियल नंबर नहीं आया, इसमें 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स छूट गए, बाकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे नंबर्स आए एक्सेप्ट ऑल द रियल नंबर बिटवीन 2 3 जहां पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है। तो इसलिए डोमेन सेट आर के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाया जिन पर फंक्शन डिफाइंड था। तो दिस इज अवर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कि जब आपको क्वेश्चन रूट के अंदर दिया जाएगा, रूट के अंदर वाले किसी फंक्शन का डोमेन निकालने आएगा तो हम उसको फर्दर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो आपने भी बोले ना आखिर में वो रियल नंबर नहीं आया तो समझा। क्या बोले आयुष, क्या पूछ रहे हैं? तो आपने भी आखिरी में बोला ना कि 2 और 3 के बीच में जो भी रियल नंबर थे वो नहीं आया, वो समझा। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है। ये देखो ये नेगेटिव है ना, 2 और 3 के बीच के नंबर यदि लोगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव नंबर यदि बनेगा तो नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका डोमेन या तो 2 से छोटे नंबर होंगे या फिर 3 से बड़े नंबर आपको लेने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। अब एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये ऐसे छोटे छोटे से रूल आपको याद रखने हैं डोमेन निकालते वक्त। एक तो स्क्वायर रूट के लिए हो गया। मूविंग ऑन पेज नंबर 6। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी कोई रैशनल फंक्शन आता है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। रैशनल फंक्शन मतलब फंक्शन अपॉन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी आता रहे। आप ये याद रखें, पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी है, चाहे 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 10 डिग्री का, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर। एक लाइन में जो फंक्शन लिखे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, क्यूबिक इक्वेशन लिखो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, आप कोई रियल नंबर डालोगे तो आउटपुट जरूर एक रियल नंबर मिलेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर। अब मैं 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके जो फंक्शन बनाता हूं उसको अपन रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल। अब यदि आपको जैसे इस बात का यूटिलाइजेशन पर एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सर वो सेकंड पॉइंट एक बार फिर से समझा दो ना। वही समझा रहा हूं। मान लो अब ये फंक्शन आ गया, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये रैशनल फंक्शन है। अब जब ये रैशनल फंक्शन आएगा तो रैशनल फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर, सॉरी रैशनल फंक्शन जो है वो 2 पॉलिनोमियल से मिलके बना है और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। तो मैं यदि केवल इसका डोमेन आपसे पूछता x+1 का तो आंसर सेट ऑफ रियल नंबर था। मैं केवल इसका डोमेन आपसे पूछता तो आंसर सेट ऑफ रियल नंबर था। बट जब मैं 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया तो जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर में आ गया। और आप ये जानते हैं
कि ये पॉलिनोमियल है, तो इसके यदि मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो इसके दो रूट्स आएंगे 2 और 3, और जब मैं x की जगह 2 लिखूंगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जब मैं x की जगह 3 लिखूंगा तो भी डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। मतलब 2 और 3 पर ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा fx ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और याद रखें डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। उन वैल्यूज का कलेक्शन लेना है जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होगा, उन वैल्यूज को हटाना है जहां जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिन जिन पॉइंटों पर डिनोमिनेटर 0 होता है उन पॉइंटों को डोमेन में से निकाल देंगे। मतलब व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 3। तो 2 और 3 को क्यों निकाल दिया? क्योंकि 2 और 3 पर डिनोमिनेटर बिकम 0। डोमेन के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये रीजन है। एक तो आपको ये बताया था, दूसरा कभी भी ऐसे रैशनल फंक्शन आते हैं एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन, तो आप ये देखिए कि वो रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है जिन पॉइंट्सों पर 0 होगा उन पॉइंट्सों को आप सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट हैगा तो पूछ लीजिए। मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो चलेगा फिर क्या सर? नीचे जो नेगेटिव आएगा 2 और 3 के बीच में जो नंबर लिए तो नेगेटिव आएगा नीचे ना? कुछ भी आए, पॉजिटिव आए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पे रूट थोड़ी लगा है। नेगेटिव तो केवल रूट के लिए कंडीशन थी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यदि मेरे डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर आ गया वो तो डिफाइन होता है भाई, 2/-1 डिफाइंड है, -2 डिफाइंड है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आए चलेगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब रैशनल फंक्शन के लिए जो बेसिक आइडिया है डोमेन का वो क्या है? इस केस में डोमेन ऑफ फंक्शन का जो बेसिक आइडिया है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट all those values of x for which denominator becomes 0। ठीक है, सारे रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा देने जिन पे डिनोमिनेटर 0 होता है, उनका जो कलेक्शन है वो आपका बनाएगा डोमेन। सो ये है आपका बेसिक आइडिया ऑफ डोमेन। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर डिफरेंट फंक्शन के लिए एक डिफरेंट आइडिया मैं आपको दूंगा, और जब आप इन सारों का कलेक्शन करके सीख जाएंगे तो फिर अपन डोमेन निकालना बहुत परफेक्टली सीख जाएंगे। अभी 2 ही फंक्शन बताए। जब एक्सप्रेशन अंडर रूट आएगा तो इट शुड बी पॉजिटिव, और जब डिनोमिनेटर आएगा तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जिन जिन पॉइंटों पर डिनोमिनेटर 0 होता है वो हटा दीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। सर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट होता तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेंज थी उसमें से 0, 2 और 3 हटा देते ना सिर्फ? फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ, 2 से 3 के बीच के जितने नंबर थे जहां पर वो नेगेटिव होता है, 2 और 3 के बीच में ओपन इंटरवल और साथ में 0, 2 और 3 पर मिलता है, मतलब क्लोज इंटरवल 2, 3 पूरा हट जाता है। हाँ सर। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन डोमेन कंटिन्यू कर रहे हैं। डोमेन में कुछ और बातें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन अपन डोमेन में करेंगे। बहुत डिस्कशन है डोमेन पर, और आप धीरे धीरे बहुत अच्छा सीख जाएंगे डोमेन को। और ये जैसा मैंने बोला कि डोमेन जब तक फंक्शन चलेगा तब तक चलेगा डोमेन, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप बहुत अच्छा सीखने जा रहे हो डोमेन। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर। बाय सर। शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय सर।